हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको भारतीय परंपरागत वस्त्र के बारे में बताऊंगी। आज हम वोवन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो टेक्सटाइल जो बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बुनाई का परिचय देंगे। प्राचीन समय में लोग जानवर की खाल तथा वृक्षों की छाल को अपने कपड़ों के रूप में काम में लेते थे एवं एवं शरीर को ढकने तथा सजाने के लिए घास तथा पत्तों का प्रयोग करते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो गया, वस्त्र का भी विकास हुआ। इनमें ऊन, रेशम तथा सूत का प्रयोग होने लगा। भारत, चीन तथा मिस्र संभवतः पहले ऐसे देश हैं जिन्होंने उस वस्त्र का उत्पादन शुरू किया जिन्हें हम वस्त्र के नाम से जानते हैं। आधुनिक यंत्रों ने कठिन एवं असंभव को सहज और संभव बना दिया। बुनाई, रंगाई, छपाई और डिजाइन आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति होती गई और साथ ही साथ विभिन्नता और विविधता का अधिकय होता गया। अब बुनाई प्रक्रिया का प्रमुख आधार करघा है। करघे के मुख्य भाग हैं वॉब बीम, हार्नेस, शटल, रीड और क्लॉथ बीम। वस्त्र बुनाई करते समय लूम पर विभिन्न क्रियाएं क्रमबद्ध ढंग से एक साथ होती रहती हैं, जिसकी प्रत्येक क्रिया लूम को अलग अलग भाग पर होती है तथा अलग अलग कार्य को संपादित करती है और वस्त्र बुनाई के कार्य को संपन्न करने में अपना अपना सहयोग देती है। यह क्रियाएं हैं शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, टेकअप और लेट ऑफ। अब हम बंगाल के मलमल और जामदानी के बारे में पढ़ेंगे। मलमल के लिए अंग्रेजी में मसलिन शब्द प्रयुक्त होता है। अरबी भाषा में मोसल्ली शब्द महीन कपड़े मलमल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में विरली शब्द मलमल जैसे महीन वस्त्र के अर्थ मोमलिता है। मिस्र की मम्मियों को लपेटा गया महीन वस्त्र बंगाल के सुप्रसिद्ध मलमल ही थी। मलमल की बुनाई प्रक्रिया: कपास को चुनकर सफाई, धुनाई और कताई इत्यादि का कार्य प्रायः युवा स्त्रियां करती थीं। महीनतम सूत की कताई के लिए अद्यतन धैर्य, कुशलता और सावधानी 82% नमी होना आवश्यक माना गया है। अतः यह काम प्रातः 10 बजे तक तथा 4:30 के बाद सूर्यास्त तक ही किया जाता था। बाने के सूत को तैयार करने की क्रिया बुनाई के 2 दिन पूर्व ही प्रारंभ की जाती थी। सूत को 24 घंटे पानी में भिगोकर अगले दिन चरखे पर चढ़ाकर तथा मांड लगाकर छाया में सुखा दिया जाता था। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती थी जब तक पूरा थान नहीं बन जाता था। महीनतम मलमल बुनने के लिए काम में लाई गई जाने वाली 40 इंच चौड़ी कंघी में 2800 तक दांत रहते थे। करघा पुराने ढंग का और सादा होता था। इसके लिए जमीन में निश्चित दूरी पर 4 बांस गाड़ दिए जाते थे जो ऊपर और 2 आड़े बांसों द्वारा जुड़े रहते थे। इन्हीं आड़े बांसों के बीचों बीच एक अन्य बांस रहता था जिसके सहारे फंदे आदि को डोरियों की सहायता से लटका दिया जाता था। नेक्स्ट है जामदानी। जामदानी का इतिहास: जामे के लिए बुने जाने के कारण भी इसे जामदानी कहा जाने लगा। वास्तव में जामदानी शब्द भी कामधानी यानी कि जरी के तारों को हल्की कसीदाकारी करके बनाया हुआ वस्त्र के समान बना प्रतीत होता था, जिसमें सफ़ेद महीन मलमल और जमीन में सफ़ेद धागे से बूंददार डिज़ाइन बनी रहती थी जो दिखने में आकाश गंगा के समान लगती थी। जामदानी की बुनाई प्रक्रिया: जामदानी बुनने के लिए ताने और बाने के सूत उसी प्रकार तैयार कर लिए जाते थे जिस प्रकार सादा मलमल का। एक करघे पर 2 कारीगर एक साथ काम करते थे। डिज़ाइन बनाने के लिए कागज पर नक्शे का प्रयोग किया जाता था। डिज़ाइन बुनने के लिए सूती मोटा धागा और तीलियों पर लपेटकर प्रयोग में किया जाता था। इसके लिए डिज़ाइन के अनुसार आवश्यक दूरी में ताने गिनकर धागों द्वारा बुन दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति बुनने के पूर्व अधिकृत बाना डिज़ाइन की चौड़ाई के अनुसार कम या अधिक तानों में डाल दिया जाता था। जामदानी के डिज़ाइन: जामदानी में प्रचलित प्रमुख बूटियों के नाम हैं चांदी बूटी, तारा बूटी, पन्ना हजार, पान बूटी, अशरफी बूटी, फूलदान सहित फर्दी बूटी, जामवार, खड़ी बेल, आड़ी बेल और जलवार। इसमें लाल, पीले, हरे, केसरी और नीले चटकीले रंग आदि का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कोटा डोरिया। कोटा डोरिया का इतिहास: राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित कोटा से 16 किलोमीटर पूर्व में कैथून कस्बा है। यहाँ ये पारंपरिक हस्तकरघा निर्मित कोटा डोरिया बुनाई की जाती है। कोटा क्षेत्र में बनने के कारण कोटा डोरिया नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इसकी तकनीक:
कैथून में जब बुनाई का काम प्रारंभ हुआ तो अधिकतर खादी कपड़े बुने जाते थे जो कि शुद्ध सूती होते थे। यहाँ के बुने वस्त्रों में दो तरह का सूत काम में लिया जाता है, 70-80 काउंट और 120 काउंट का कॉटन। यहाँ की बुनाई में एक विशेष तरह की चौकड़ी होती है जिसे खत कहते हैं। इसमें बाहर 80 काउंट का मोटा धागा तथा अंदर 120 काउंट का पतला धागा प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्षों बाद सूत के साथ साथ इसमें रेशम भी प्रयोग होने जाने लगा और उसके कारण इसकी आमजन में इसकी मांग भी बढ़ने लगी। इसकी बुनाई प्रक्रिया, सबसे पहले धागों को धुलाई की जाती है। इसमें बहुत अच्छा किस्म का सूती धागा लिया जाता है। इसमें मांड लगाकर इसको मजबूत किया जाता है। कपड़े की बुनावट में भी ऐसी होती है कि उसका काउंट गिन सकते हैं। कोटा डोरिया थान के हिसाब से तैयार होता है। एक थान में 30 गज कपड़ा होता है जिसे तैयार करने में लगभग 66 तोला सूत और 17 तोला रेशम का धागा लगता है। बुनाई में औसतन 15 दिन का समय लगता है। एक साल में औसतन 20 थान एक बुनकर बुनाई कर लेता है। साधारण साड़ी बुनाई में 2 दिन का समय लग जाता है। जरी युक्त और डिज़ाइन साड़ी की बुनाई करने में 3 या अधिक दिन लगते हैं। बुनकर ग्राफ पेपर पर डिज़ाइन स्वयं तैयार करता है। बुनाई के लिए पिटलूम का प्रयोग किया जाता है। कोटा डोरिया के डिज़ाइन, फूल, पत्ती, बूटियां, बूटे, फूलों के बेल इत्यादि। इसमें गुलाबी, पीला, हरा, नीला आदि रंग यूज़ करते हैं। अब रेशम, वाराणसी का ब्रोकेट, किंखप, हिमरू और मशरू। वाराणसी ब्रोकेड, इन वस्त्रों का मनमोहक डिजाइन एवं रंगों में प्रयोग कर रेशमी धागों के साथ सोने चांदी के तारों का प्रयोग कर जो बुनाई की जाती है वह विश्व में बनारस ब्रोकेड के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसकी तकनीक, बनारस शहर में ये बुनाई प्रसिद्ध है। ब्रोकेड बुनाई करघे पर कढ़ाई करने को कहा जाता है। इसे बुनाई के लिए सोना चांदी के धागों का प्रयोग होता है। करघे पर नक्शा बंधा होता है। एक बार में 6 से ज़्यादा शटल का उपयोग विभिन्न रंगों के बूटों से साड़ी का अलंकृत करने में किया जाता है। इसमें डिज़ाइन, बनारस का शिकारगाह अलंकरण बहुत प्रचलित व प्रसिद्ध रहा है। इसमें फूलदार मूल भाव दर्शाते हुए सिंह, हाथी, मोर व हिरन आदि को कुशलता से बुना गया है और ये मूल रूप से पर्शियन डिज़ाइन के अनुकूल बनाया जाता है। लतीफ़ा बूटी, बादाम बूटी, ताज बूटी, शक्करपारा बूटी, तोता, हाथी, मोर, हंस, फूलों, पत्तियां, आम के बूटे, झुमका बूटा एवं चूड़ी, कंगन बूटी, गेंदा आदि सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें लाल, गुलाबी, मरून, पीला, नारंगी, हरा, नीला, काला आदि रंगों का प्रयोग होता है। हिमरू, भारत में हिमरू को मुगलों द्वारा लाया गया था। यह कहा जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ बुनकरों को अहमदाबाद व वाराणसी से ले जाकर औरंगाबाद बसाया था। हैदराबाद निज़ाम के शासन में ये सब किया गया था। हिमरू का संस्कृत शब्द है, हिम से बना है जिसका अर्थ बर्फ होता है, इसलिए हिमरू का अर्थ बर्फ का वस्त्र या अर्थात सर्दी का वस्त्र होता है। इसकी बुनाई तकनीक, हिमरू वस्त्र की बुनाई जटिल होती है। यह वस्त्र देखने में रेशमी लगता है जबकि इसमें ताने में सूत और बाने में सिल्क या जरी का प्रयोग होता है। हिमरू वस्त्र की बुनाई 3 शटल पिटलूम पे की जाती है। इस वस्त्र को सस्ता करने के लिए शुद्ध सिल्क की जगह कृत्रिम सिल्क का प्रयोग किया जाने लगा है। डिज़ाइन की आवश्यकता अनुसार धागों को रंगा जाता है। धागों को सुखाकर बॉबिन पर लपेटा जाता है। ताना तैयार कर धागों को हीडल के छेदों से निकालकर कंघी से निकाल दिया जाता है जिसे डेंटिंग कहा जाता है। फिर बाने के धागों को तैयार कर लूम पर बुनाई की जाती है। हिमरू के डिज़ाइन, इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे जिगजैग, वृत्त, अष्टकोण, अंडाकार आदि फलों में अनार, बादाम, अनानास, आम, फूल, कमल, चमेली, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य जैसे जालदार खैरी, गुलदस्ता, जंगल की रानी आदि। हिमरू के रंग, वनस्पतिक रंग जैसे हरा, जामुनी, केसरिया व लाल आदि। मशरू, मशरू शब्द संस्कृत में है जिसका अर्थ चिकना होता है। मशरू को अनुमति मिलने से भी जोड़ा गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में सिल्क वस्त्र से बने कपड़ों का उपयोग कर पर प्रतिबंध था। क्योंकि मशरू में सैटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता था इसलिए इस कपड़े को सिल्क ऊपर एवं सूती कपड़ा नीचे रहता था, इसलिए इसको पहनने की अनुमति थी। इसकी बुनाई तकनीक, इसमें पट्टियों वाले डिज़ाइन अधिक देखने मिलते हैं। मशीन से कटा हुआ सूती धागे बाने में एवं ताने में सिल्क का प्रयोग करता है।
पाटन कस्बे के 2 समुदाय के लोग मूल रूप से इस कार्य में शामिल थे, जिसमें हिंदू खत्री पारंपरिक बुनकर और मुस्लिम रंगरेज गुजरात के थे। यह कार्य महिलाएं करती थीं। मशरू इकत में ताने को बांधने के लिए पुराने धागों का उपयोग करते थे। रंगाई का काम पहले हल्के रंग से करते थे, फिर बांधकर गहरे रंग से की जाती थी। अंत में धागों को खोलकर सुखाया जाता था। इसमें धारियों और कोण, आरी, लहरा, लाइन, खंजरी डिजाइन, इसके अलावा कटनी, गुलबदन, सुसी, गलता, सांगी आदि। इसमें सफेद, लाल, नीला व हरा रंग का प्रयोग करते हैं तथा ताने के धागे पीले रंग के उभरे हुए लाल सतह में होते हैं। गुजरात की तंचोई। परस्पर विरोधी अभिलेखों के अनुसार मुगा सिल्क की खेती और बुनाई बहुत लंबे समय से होती रही है, लेकिन अहोम शासकों के शासनकाल के दौरान स्वर्णिम काल के बीच की अवधि का पता लगाया जा सकता है। अहोम शासकों ने एक उद्योग के रूप में मुगा सिल्क को विकास का संरक्षण दिया। उन्होंने फरमान दिया कि राज्य के सभी उच्च अधिकारियों को केवल मुगा सिल्क से बने कपड़ों को सजाना था। गुजरात की तंचोई तकनीक। दुनिया में सबसे दुर्लभ सिल्क में से एक असम का मुगा रेशम है। यह केवल असम में और कहीं और उत्पादन नहीं किया जाता है। इस सिल्क को अन्य सभी संस्करणों से अलग करने के तथ्य को यह एक पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग का है। तंचोई में जो डिज़ाइन होते हैं वो हैं फूल, उड़ते हुए पक्षी के जोड़े, मोर, फूलों के गुच्छे, विशेष के दृश्य, ज्यामिति डिज़ाइन। और तंचोई में जो रंग होते हैं वो चमकीले रंग, पेस्टल शेड यूज़ किए जाते हैं। अब है असम का मुगा। प्राचीन काल से असम उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता था। बुनाई उत्तर पूर्वी भारत नवपाषाण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आसाम के सभी जातियां समूह के बीच इसका प्रचलन था। बुनाई का शिल्प असम में इस तरह का परिष्कर में विकसित हुआ कि यह पूरे भारत और विदेशों में जाना जाता है। असम की मूंगा की बुनाई प्रक्रिया। मूंगा रेशम असम के लिए रेशम कीट का उत्पादक है। इन पतंगों का लार्वा सोम और सुआल के पत्तों पर खिलता है। उत्पादक रेशम अपने चमकदार, महीन बनावट और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। मूंगा किसी भी अन्य रेशम की तरह डाई लेता है और रेशम किसान को कम से कम 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है यदि उसमें एक बार में लगभग 400 ग्राम मूंगा रेशम की खेती करनी होती है। असम का मूंगा का डिजाइन, ज्यामिति व वर्ग, फूल, पत्ते, पक्षियां, जानवर, मनुष्य आदि की आकृतियां। इसमें रंग होते सुनहरा पीला मुख्य रंग है। बिहार का टसर 16वीं सेंचुरी के बाद पहली बार देखा गया था। यह यूरोप के व्यापारियों में भारत में आकर शिल्प का सर्वेक्षण किया था। इसमें 4 किस्में थीं का उल्लेख किया गया था। उस समय भारतीय परंपरा में रेशम की साड़ियों का बहुत ही शुद्ध माना जाता था, विशेष रूप से साड़ी जो रील से बनी होती थी। इसकी तकनीक, रंग में टसर कॉपरिश रंग का होता है। यह रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पन्न मोटे रेशम है। कोकून का हिस्सा, जिसे स्थानीय रूप से बालकल कहा जाता है, इसका उपयोग स्पून फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत खुरदरा और गर्म होता है। बुनाई के लिए दोनों काता और रिलेट धागे का उपयोग किया जाता है। टसर कपड़े में ताना और कपड़ा दोनों रेशम होते हैं। बुनाई की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है। पहला डिजाइनिंग करना, फिर कच्चे माल की तैयारी करना और उसके बाद रंगाई करना। इसमें सुनहरा भूरा, सुनहरा पीला, पीले भूरे रंग, मैजेंटा, ब्राउन, इंडिको, नीला, लाल, पीला या नारंगी गुलाबी रंग सब में होते हैं। ऊनी कपड़े, कश्मीरी शॉल और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शॉल। कश्मीरी शॉल का इतिहास। ऊनी वस्त्रों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के काल का माना जा सकता है। इसकी तकनीक में विशिष्टता हड़प्पा काल में आई। शॉल पर्शियन शब्द से उद्भव हुआ है। शॉल का अर्थ है बारीक ऊन से बुना हुआ कपड़ा। शॉल जिस ऊन से बनाए जाते हैं उसे पश्मीना ऊन कहता है। यह ऊन हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बकरी के रोए से प्राप्त की जाती है। इसकी तकनीक, कश्मीरी शॉल के लिए एशियन पर्वतीय जंगली बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है। लद्दाख के ऊंची पर्वतमाला वाले क्षेत्रों से बकरी के रोए को इकट्ठा कर श्रीनगर लाया जाता है, जहां महिलाएं कताई कर बारीक धागा तैयार करती हैं, जो हल्का गर्म और क्रीमी भूरा सा आभा लिए होता है। कश्मीरी शॉल को करनी शॉल भी कहते हैं। इसे जामावार के नाम से जाना जाता है।
बाने के डिज़ाइन इसमें बुने जाते हैं। शटल का धागा पूरी चौड़ाई में नहीं जाता है, अपितु डिज़ाइन के अनुसार चलता है। प्रत्येक रंग को अलग शटल होती है। शटल की बुनाई बहुत धीमी गति से एवं लंबाई में की जाती है। शॉल की बुनाई प्रक्रिया के 6 विशेषों द्वारा पूर्ण किया जाता है: वॉप मेकर, वॉप ड्रेसर, वॉप थ्रेडर, पैटर्न ड्राइवर, कलर कॉलर और पैटर्न मास्टर। कश्मीरी शॉल के डिज़ाइन। शॉल को अधिकतर डिज़ाइन में प्रकृति का ही आधिपत्य होता है, जैसे पक्षियों में ककफोड़वा, किंगफिशर, तोता, फूलों में कमल, ट्यूलिप, लिली, फलों में अंगूर, बादाम, केला, चेरी, सेब एवं वृक्षों में चिनार को ही विभिन्न रूप से दर्शाया जाता है। पैजले अर्थात कैरी का आकृति या कैरी बूटा भारत के प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग का मोटिफ रहा है। इसमें जो रंग यूज़ होते हैं वो है पीला, काला, नीला, हरा, बैंगनी, लाल, मरून आदि रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कुल्लू शॉल। ऊनी वस्त्रों की प्रकृति के कारण बहुत पुराने नमूने या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहाड़ी लोक गीतों का उल्लेख हुआ में चित्रापट्टू शॉल का वर्णन मिलता है। जसलीन गमीजा ने भी इस क्राफ्ट के लिए लिखा है कि मुमताज़ महल ने 17वीं सेंचुरी में हिमाचल प्रदेश की बुनाई कला को नई पहचान दी। इस दौरान वहाँ उन्हें बुने वस्त्रों से लेकर लौटा तो एक दल लौटा जिसकी बुनावट और डिज़ाइन को देखकर रानी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के वस्त्रों को राजकीय संरक्षण का दर्जा दे दिया, जिससे इसे कश्मीर व तुर्किस्तान के बारीक ऊनी उत्पादनों के समकक्ष माना गया। इसकी बुनाई टेक्निक। पूरे हिमाचल प्रदेश में कताई व बुनाई का एक ही तरीका है। सितंबर व अप्रैल माह में 2 बार रोए के गर्म पानी से धुलाई की जाती है। धुलाई कर साधारण तकली और चरखे से कताई की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनाई के लिए 3 शटल पिटलूम काम में लिया जाता है। पिटलूम पर धागों को छोटी बॉबिन में लटकाया जाता है और बुनकर कागज़ पर बने डिज़ाइन के अनुसार बुनता है, और रंगीन डिज़ाइन में प्लेन बुनाई का प्रयोग होता है, जबकि अन्य में ट्विल बुनाई की जाती है। क्योंकि पिटलूम की चौड़ाई कम होती है, कुल्लू शाल के डिज़ाइन के अनुसार ताने के धागों को उठाकर बाने के धागों में डालकर बुनाई की जाती है। कुल्लू शॉल के डिज़ाइन। पारंपरिक कुल्लू शॉल में अधिकांश ज्यामितीय डिज़ाइन समूह में आड़ी या खड़ी लाइनों में होते हैं, जिसमें बौद्ध मंदिरों का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसके डिज़ाइन हैं बुम्बा, त्रिशूल, खाबोतोबी, यासिन, चाकम, स्वास्तिक। इसमें जो रंग यूज़ होते हैं वो चटकीले रंग जैसे पीला, बैंगनी, गुलाबी, हरा, संतरी, नीला, काला, सफ़ेद एवं ग्रे। आई होप आप लोग को ये वोवन टेक्सटाइल्स समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ब्रीफ में ये सारे के सारे वोवन टेक्सटाइल्स आज समझाए हैं। और